नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खबर सत्ता के नए शो खबर ज़रा हटके में। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाह रहे हैं जो आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम रह चुके हैं और अब गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए केस लड़ते हैं। तो स्वागत है आपका सिद्धार्थ मेश्राम जी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे आपके आकाशवाणी के 34 वर्ष के अनुभव और अभी चल रही वकालत के बारे में। सिद्धार्थ जी, तो सबसे पहले आप बताइए उस समय आखिर आकाशवाणी के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद तक आप कैसे पहुँचे? शुभांक जी नमस्कार जी। खबर सत्ता के सभी चाहने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा और इसकी शुरुआत करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शुरुआत के 2 वर्ष हमने सीनियर कॉलेज पर लेक्चरशिप की। बाद में यूपीएससी के द्वारा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, जिसे हिंदी में कार्यक्रम अधिशासी कहते हैं, के तौर पर चयन हुआ और 1988 13 सितंबर से हमने आकाशवाणी की सेवा शुरू की। कार्यक्रम अधिकारी मराठी में कहते हैं। तो शुरुआत हमारी आकाशवाणी के औरंगाबाद केंद्र से हुई, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के विविध भाग हैं, उसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र। उसी तरह ये जो मराठवाड़ा है उसका यह एक प्रमुख शहर है, जो संभाग भी है, जिसे संभाग भी कहते हैं। तो वहाँ से हमने शुरुआत की कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर। तो 34 साल की सेवा के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आप यदि जनता में जाएंगे और पूछेंगे कि आकाशवाणी में काम करने वाले कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई, तो बहुत ही कम व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। और यही बात ज़रा हटके हैं और हमें लगता है कि यही हटके जो बात है हमने अपने दर्शकों के साथ साझा करनी चाहिए। तो शुरुआत में हम आकाशवाणी के औरंगाबाद केंद्र में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में वहाँ पे अपनी सेवा शुरू की। तो आकाशवाणी में कार्यक्रम विभाग विविध पद्धति के होते हैं और उन विभागों में महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, मजदूरों के लिए कार्यक्रम होते हैं, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, साहित्य के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। तो वहाँ 4-5 समझो कार्यक्रम अधिशासी है, तो हर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप फला कार्यक्रम देखेंगे, उसका प्रसारण करेंगे। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे युवाओं के लिए भी कार्यक्रम किए। मैंने जो मजदूर वर्ग होता है, कामगार जगत, उसके लिए भी कार्यक्रम किए। मैंने साहित्यकारों के लिए भी कार्यक्रम किए और इस तरह से मैंने 6 साल आकाशवाणी के औरंगाबाद केंद्र में काम किया। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 34 साल विभिन्न क्षेत्रों में आकाशवाणी की सहायता से श्रोताओं की मदद की या सेवा की। तो आपका आकाशवाणी में क्या रोल था? आपने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया? हाँ, तो जैसे बताया कि हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मज़दूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित कीजिए। मज़दूरों की समस्याएं होती है। आकाशवाणी का जो मोटो है, ब्रीद है, वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सभी लोगों को हमने सुख ही करना चाहिए, सभी लोगों का हित देखना चाहिए। बहुजनों का हमने हित देखना चाहिए, बहुजनों का हमने सुख देखना चाहिए। ये तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार है, उनसे ये ब्रीद लिया गया है। और आकाशवाणी का उद्देश्य ये है कि लोगों को इन्फॉर्म, एंटरटेन और एजुकेट, ये 3 माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचना है। तो ये जो कामगार, जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, तो कामगारों के लिए विविध तरह के कानून होते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए होते हैं, उन पर कार्यक्रम प्रसारित करना है। कामगारों में प्रतिभाएं होती है, वहाँ पे कवि होते हैं, कुछ लोग गाने बजाने वाले होते हैं और विविध पद्धति के कला, कोई चित्रकार भी होता है, कोई लेखक भी होता है, तो उनको भी मौका देना है। विविध वर्ग के जो लोग हैं जिनमें प्रतिभा है, उनको हमने वहाँ पे मौका देना है, लोगों के सामने, श्रोताओं के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना है। और इस पद्धति से हमें जो विभाग दिए गए
उन विभागों में हमने वहाँ के जो नए लोग थे उन्हें भी बुलाया, जो लोग लिखते नहीं थे उन्हें हमने लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं युवावाणी में जब देख रहा था, आज की तारीख में जो वहाँ के युवक थे आज यूनिवर्सिटीज़ में विविध डिपार्टमेंट के वो अध्यक्ष हैं। कोई अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष है, कोई हिंदी विभाग का अध्यक्ष है, कोई इतिहास विभाग का अध्यक्ष है। आज वो लोग बड़े पदों पर गए हैं और बड़े बड़े लेखक बन गए हैं। तो इस पद्धति से हमें एक मौका मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। संविधान निर्माण उन्होंने किया, बाबा साहब को हमने भारत रत्न की वो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है उससे हमने गौरवान्वित किया। उनके विचारों को हमने श्रोताओं तक पहुंचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर के गाने जो हैं वो हमने प्रसारित किए, उनकी विविध जो किताबें हैं जो लिखी है उनसे हमने वार्ताकारों को बुलाया, जनता के साथ, श्रोताओं के साथ उसका हमने परिचय करवाया। और इस पद्धति से हमने सभी तरह समाज के हर तबके को लेकर के हमने कार्यक्रम बनाए, उन्हें मौका दिया और उनकी प्रतिभाओं को हमने उजागर किया। जैसा कि आपने बताया कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के साथ जिनकी अलग अलग पद्धति होती है, ठीक है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, महिला के लिए किए हैं, आपने एजुकेशन के लिए किया है, तो आपने इतने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, तो उसके कुछ रोचक किस्से होंगे, कुछ कहानियाँ होंगी, तो आप हमारी जनता के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। आकाशवाणी में काम करना ये भी हटके काम करने वाली बात है और ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं कि आकाशवाणी यह भी एक माध्यम है और माध्यम में काम करने वाली व्यक्ति जो होती है उसे हमेशा सजग रहना होता है। कहीं कोई घटना घट गई वो लोगों तक पहुंचानी है। जैसे मैं औरंगाबाद में था तो वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ, तो मैं दोपहर का खाना खा के ऑफिस में आया 2 बजे, तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और हमने कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा सर कर लेंगे। शाम को 6:15 बजे उसका आकाशवाणी वृत्तांत, जिसे रेडियो रिपोर्ट कहते हैं, हम प्रसारित कर देंगे। तो उन्हें लगा कि उतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, सारा जमावड़ा लोगों का वहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल होगी, किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं सर, कल अखबार में इसकी खबर आ जाएगी, उससे पहले हमें श्रोताओं तक पहुँचना है, उससे पहले हमें श्रोताओं को जानकारी देनी है। तो हम वहाँ पे गए, बहुत भीड़ थी, देखने वाले लोग जो होते हैं तमाशबीन ज़्यादा थे वहाँ पे, उनकी भीड़ थी। फिर भी हम लोगों तक पहुँचे, उनसे हमने बात की, वहाँ की पुलिस यंत्रणा के साथ हमने बात की। कुछ लोग जो घायल हो चुके थे जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, वहाँ पर हमने हमारे कुछ कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा, वो उनका इंटरव्यू करके आए और इन सबको लेकर के हमने फिर एक कार्यक्रम किया, उसका रेडियो रिपोर्ट किया और शाम को 6:15 बजे हमने प्रसारित किया। तो ये एक कठिन बात थी कि इतने जल्दी इस पद्धति से लोगों को जानकारी देनी है, ये एक बहुत बड़ा आह्वान था। तो दूसरा एक प्रसंग ये बताना चाहूँगा कि 1993 में किल्लारी सास्तूर मराठवाड़ा में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उस भूकंप के वक्त भी हमने बहुत कार्य किया। हम प्रत्यक्ष वहाँ पे गए, सुबह जाते थे, वहाँ पे लोगों के साथ बात करते थे और शाम को प्रोग्राम बना के हम प्रसारित करते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमें मौका मिला कि विपरीत परिस्थिति में किस तरह से काम करना है। हमने लोगों के साथ समन्वय किया, अधिकारियों को बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, यहाँ क्या किया जा सकता है, और हमारी इस बात को लेके फिर सरकारी यंत्रणाओं ने उनकी अलग अलग पद्धति से उसका कार्यान्वयन किया। उस वक़्त प्रधानमंत्री श्री PV नरसिंह राव जी थे, वो आए हुए थे, तो उनका भी हमने रिकॉर्डिंग किया और हमारा माइक उनके हाथ में था और उन्होंने वो माइक ऑडियो सिस्टम से कहीं स्पीकर वाले का है ऐसा हमें लग रहा है, उन्होंने माइक से अपनी बात की और जो ध्वनि मुद्रण था वो हमने दिल्ली भेजा। न्यूज़ सेक्शन जो था हमारा, वो न्यूज़ सेक्शन के जो नहीं
आकाशवाणी में विविध पद्धति जी। के विभाग होते हैं। जी। उसमें कार्यक्रम विभाग होता है, इंजीनियरिंग विभाग होता है, वार्ता विभाग होता है। तो वार्ता विभाग के जो वहाँ के संवाददाता थे, हम उनके साथ गए हुए थे। तो उन्होंने संवाददाता जो थे, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग फिर दिल्ली को भेजी। और जब जब दिल्ली बता रही थी कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस वक़्त हमने जो रिकॉर्डिंग भेजा था वो वहाँ पे वो सुनाते थे। और उस वक्त बेस्ट संवाददाता करके हमारे जो उस वक़्त पुरुषोत्तम कोरडे जी नाम के जो संवाददाता थे, उन्हें भारत में पुरस्कार मिला था उस भूकंप का। तो यह भी एक रोचक अनुभव रहा। कामगारों के लिए हमने जो कार्यक्रम किए थे, उसमें एक कार्यक्रम हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर किया था। डॉक्टर अनुपमा वैद्य, इनका हमने इनकी भेंट वार्ता हमने प्रसारित की थी। दूसरी बार जब हमने उन्हें बुलाया, तब उन्होंने उनका एक अनुभव साझा किया। उन्होंने ये बताया कि एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि उस महिला ने मेरा आभार व्यक्त किया जी। और ये कहा कि मैं आपकी वजह से आज जीवित हूँ। आपका रेडियो का प्रोग्राम सुन के जी। तो ये डॉक्टर अनुपमा वैद्य कहने लगी कि मैं आपके जीवित रहने के लिए कैसे क्या कारण हो सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी वार्ता हमने सुनी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें आपने ये बताया कि नहाते वक्त यदि हमारे स्तनों में यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं गांठ है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो जब उस महिला को ये एहसास हुआ कहीं गांठ है, तो उन्होंने अपने बेटों को बताया। तो उनके बेटे भी डॉक्टर थे। तो डॉक्टर बेटे ने कहा कि है ऐसा कभी होता है क्या, रेडियो की बात सुन ली आपने और बता रहे हो। लेकिन उस महिला ने बहुत आग्रह किया अपने बेटों को, नहीं बोली, डॉक्टर मैडम ने बताया, मैंने सुना, हमने कुछ करना चाहिए। और बाद में उन्होंने उसका चेक किया तो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ निकली। बाद में फिर उसका उपचार हुआ, वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो डॉक्टर अनुपमा वैद्य के पास आई एंड वो जो पेशेंट थी, वो जो ठीक हो गई थी महिला, वो डॉक्टर अनुपमा वैद्य जी के पास आई और उन्होंने कहा कि आपके वजह से तो किसी की जान हम बचा सकते हैं। तो हम जो अच्छी जानकारी देते हैं, आकाशवाणी की भूमिका ये भी है कि लोगों को हम ऐसी जानकारी देते हैं जो उनके जीवन में काम में आती है। जैसा कि आपने बताया कि जो भी न्यूज़ आती थी आपके पास, जो भी प्रोग्राम्स के आपके पास आते थे, तो आज डिजिटल एज में भी जैसे कुछ घटनाएं हो रही हैं, वो लोगों के पास एक महीने बाद तक पहुंच रही है। लेकिन आपने उस समय में कि एक ही दिन के अंदर पूरा प्रोग्राम की शूटिंग की और लोगों तक उससे पहुंचाया, तो ये बहुत काबिल तारीफ काम था आपका। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि आप आने वाले जो पत्रकारिता में लोग जाने वाले, जो जर्नलिज्म में लोग जाने वाले, जो आगे जो युवा जाएंगे, तो आप उन्हें क्या सिखा सकते हैं? आपका कुछ जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका, आप उनके साथ कुछ शेयर करिए। शुभांग जी, मैंने भी जर्नलिज्म की है जी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में मैंने बीजे का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने उसका मास्टर कोर्स जिसे MMC यानी मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसमें भी मैंने की है। तो आज पत्रकारिता ये एक बहुत बड़ा आह्वान है जी। कई समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करके आपको अपनी बात लोगों के सामने रखनी है। और ये जो होड़ है ना कि सबसे पहले कौन, तो इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। वो इसलिए कि सही जानकारी जानी चाहिए। सही जानकारी, आकाशवाणी में तो यही पद्धति है कि जब तक सही जानकारी नहीं है हम प्रसारित नहीं करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था भूकंप की बार जो घटना हुई थी 1993 में मराठवाड़ा में, चिल्लारी का जो भूकंप हुआ था, शास्तूर का जो भूकंप हुआ था, ये दोनों गाँव नज़दीक है। तो उस वक़्त जो संवाददाता थे, उन्होंने जब इन्हें फ़ोन आया कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कमिश्नर के साथ बात की, संभाग के कमिश्नर थे। उनसे कन्फर्म होने के बाद फिर उन्होंने पहली बार जो 6 बजे की न्यूज़ होती है दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ दी और वो प्रसारित की गई। मतलब उन्होंने कोई हड़बड़ाहट में ये नहीं किया। तो सारे बातों को, सारे तथ्यों को जान करके ही हमने ये करना है। दूसरी बात यह है कि आज तो
ये जिसे कहेंगे चैलेंज है सबके सामने कि सबसे तेज, है ना, लेकिन ये तेजी को रखते हुए ऑथेंटिसिटी जो है उसे हमने पहले स्थान देना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, अच्छा मैं जो बात कह रहा हूँ उसका असर क्या पड़ेगा ये भी हमें देखना है कि मेरे न्यूज के कारण कोई सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ तो नहीं रहा है, ये भी हमें देखना है आज की स्थिति में। नहीं तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है तो लोग अधूरी जानकारी, आकाशवाणी कभी अधूरी जानकारी नहीं देती, पूर्णतः जो सही है वही आकाशवाणी जानकारी देती है, जानकारी गलत कभी नहीं देती, जानकारी नहीं है तो नहीं देती। तो आज के हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम खुल गया है, उस माध्यम का उन्होंने अच्छी तरह से उपयोग करना है। एक जो चाकू है ये किसी सर्जन के हाथ में पड़ जाए तो किसी की जान बचाएगा, और किसी गुनाह जो कहेंगे एंटी सोशल जो कोई एलिमेंट है उसके हाथ में पड़ जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो ये जो शस्त्र है इसका उपयोग हम किस तरह से करने वाले हैं ये बहुत ही सोच समझ के हमें करना है। और आज ये जो माध्यम है ना पूरा आज ये ग्लोबल विलेज हो गया है। जैसे हम गांव में छोटा सा गांव होता है, एक कोने से आप दूसरे को किसी को आवाज़ दे तो वो आपको उसका प्रतिसाद देता है, यानी सब हमारे आवाज़ के ऊपर से हम पहचान लेते हैं कि किसने हमें आवाज़ दी और हमने उसको रिस्पॉन्स देना है। उसी तरह आज पूरी दुनिया एक छोटा सा ये देहात बन गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। आपके हाथों में मीडिया है, आपके हाथों में ये मोबाइल है, और भी इसके आने वाले दिनों में और भी अलग अलग वर्जन्स आएंगे जो आपको अनेक सुविधाएं देंगे। तो आज सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में, ऐसी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई। तो इसको बहुत ही संभल के इसका उपयोग करना है, और आखिरी में देश की एकता और अखंडता के लिए हमने ये करना है। ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि हम जो करने वाले हैं वो हमें एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। सामाजिक स्वास्थ्य जो है उसे हमें सुरक्षित रखना है, बिगड़ने नहीं देना है। ये पत्रकार दोस्तों को तो हम यही बताना चाहेंगे कि आपके लिए रोज़गार का भी एक अच्छा साधन उपलब्ध हुआ है, और इस माध्यम से आप अर्थार्जन भी कर सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ। और ये ऐसी चीज़ है कि पत्रकार यदि आप किसी को बताते हैं तो कोई भी आपकी तरफ बड़े सम्मान के साथ देखता है। पत्रकार का ये तो ऐसे कहा जाता है चौथा स्तंभ है हमारे शासन, देश सेवा है ना। तो हाँ, ये देश सेवा है, तो उसको हमने अच्छी तरह से देश की सेवा करनी है, संभल के करनी है। और बहुत सारे मौके हैं आने वाले दिनों में युवा वर्ग के लिए, तो वो अपने नए नए स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं और अन्य लोगों को वो भी मौका दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सशक्त ऐसा साधन है अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, उनको इन्फॉर्मेशन देना। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं ना कि कभी कोई उसकी खबर आ जाती है तो जो शासन है वो बिल्कुल उनके तक यदि आपकी बात पहुंची तो हो सकता है कि उसके वजह से वो समस्या दूर हो जाए, और ऐसा हुआ है, होता है। तो ये इस पद्धति से हमें इसका उपयोग करना है। जैसे कि आप आकाशवाणी को इतने साल दिए हैं जी, ठीक है, आप भिन्न जगह पे गए हैं जी, भिन्न जगह पे आपने काम किया है जी, बहुत सारे लोगों से आपने मिला है जी। तो अक्सर आप गोवा में भी 4.5 साल रहे जी। अक्सर लोग गोवा जाने का प्लान बनाते हैं जी। तो वहाँ पे सारी दुनिया से एक जी, टूरिज्म प्लेस है एक तरीके से। बिल्कुल। तो आपके साथ वहाँ कुछ रोचक घटनाएं हुई होंगी, रोचक घटनाएं हुई होंगी जी। तो आप कुछ शेयर कीजिए हमारी जनता के साथ। गोवा एक सबसे छोटा राज्य है लेकिन संपन्न राज्य है। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, शांतिपूर्ण हैं। ज़्यादा बहुत काम करना चाहिए ऐसा उन्हें नहीं लगता, जितना आवश्यक है उतना काम कीजिए और अपने ज़िंदगी को भरपूर जिए, ये उनकी सोच है। वहाँ पे समंदर के किनारे हैं और यही उसका जो बल स्थान है वो समंदर के किनारे हैं। वहाँ पर विविध पद्धति के चर्च है, विविध पद्धति के मंदिर है, और गोवा 24 घंटे 365 दिन आपको हरा भरा दिखेगा।
वहाँ पे बाज़ारों में बहुत भीड़ आपको नहीं दिखेगी, बहुत ही शांति से वहाँ पे सब चलता है। और गोवा में कार्निवल होता है, विविध संस्कृतियाँ, जिसे हम शोभा यात्रा जैसे निकलती है रामनवमी के वक्त, जैसे नागपुर में निकलती है या अन्य शहरों में भी निकलती है, वैसा वहाँ का कार्निवल होता है। तो वहाँ का जो राजा, किसी को राजा चुना जाता है और फिर वो बताता है कि बढ़िया खाओ पियो मौज करो आनंद लो। वहाँ पे अलग अलग पद्धति की जो झांकियाँ निकलती है, तो सभी पद्धति की झांकियाँ निकलती है। वहाँ पे पहले जो ब्रेड और बाकी जो वस्तुएं बेचते थे वो पहले कैसी थी, आज किस पद्धति से बेची जा रही है। वो जो बेचने वाला है वो उस वेशभूषा में आता है। अलग अलग नज़ारे होते हैं, पर्यावरण जागृति के वहाँ पे झांकियाँ होती है, बहुत ही अच्छा होता है, गाने होते हैं और बिल्कुल ऐसा खुशी का माहौल होता है। उसी प्रकार गोवा में नवंबर महीने में इफ़ी होती है। इफ़ी मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सारे दुनिया से लोग आते हैं, फिल्म से जुड़े हुए लोग, विविध तरह के अनुभव वहाँ पे लोगों को मिलते हैं। फिल्म जगत के साथ जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी वहाँ पे मिलती है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, अलग अलग पद्धति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, वो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आजकल वो ऑनलाइन भी होता है, अभी ये कोविड के वजह से ये भी एक पद्धति से शुरू हुआ है, तो लोग वहाँ पे बैठ के भी अपने उसका वो जो बता रहे हैं, अपने अनुभव दे रहे हैं। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको देखने का मौका मिलता है, उनके विचार सुनने का मौका मिलता है। आकाशवाणी पणजी में मैं था तो शुरुआत का जो कार्यक्रम होता है, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, ये हम FM रेनबो के माध्यम से, FM रेनबो चैनल है वहाँ पे, सारे भारत में सुनाई जाता था। सारा देश वो कार्यक्रम ओपनिंग का और क्लोजिंग का जो होता है वो सुनता था। और रोज़ हम वहाँ पे इफ़ी के जो कार्यक्रम होते थे, आधे घंटे का कार्यक्रम, उसका भी हम प्रसारित करते थे। फिर बाहर से आए हुए जो लोग थे, जो दर्शक थे, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से अभी नया काम चल रहा है। वहाँ पे भारत के लगभग सभी भाषाओं के फिल्म दिखाए जाते हैं, लोग देखते हैं कहाँ हमारी अभी इंडस्ट्री पहुंची है, किस तरह से आगे चलने वाली है, इस पर वहाँ पर विचार मंथन होता है। और वो भी एक जो 8 दिन का जो समय होता है वो बहुत ही आनंदपूर्ण होता है और बहुत ही आनंद का वो एक ऐसा उत्सव होता है। मतलब गोवा एक बहुत ही सेक्युलर है। हाँ, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक सेक्युलर होने का, कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग वहाँ आते हैं। जी, बिल्कुल। और सभी तरह के लोग बड़े ही शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ वहाँ पे रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, शांतिपूर्ण लोग हैं। तो इसी के साथ मैं शो को ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए खबर सत्ता। थैंक यू शुभांग जी, आपने हमें मौका दिया आपके दर्शकों के साथ रूबरू होने का। हमारे विचार, हमने जो कार्य किया वो उन तक पहुंचाने का, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।